सर्वप्रथम हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद को मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे महान खिलाड़ी कई वर्षों में एकाध पैदा होते हैं, जिनमें मेजर ध्यानचंद का नाम भी सर्वोपरि है। यहाँ सम्मानित इस विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे विद्वत शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, स्टाफ और देश के होनहार बच्चे, आप सबको राष्ट्रीय खेल दिवस पे केंद्रीय विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिसके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष इस राष्ट्रीय खेल दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हमें उनके बारे में, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेजर ध्यानचंद कुशवाहा मौर्य परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके पिता श्री सर्वेश्वर दत्त सिंह, जो आर्मी में कार्यरत थे। मेजर ध्यानचंद 3 भाई थे, जिसमें कि मूल सिंह जो राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी थे, रूप सिंह वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी थे। वे मेजर ध्यानचंद के साथ सन 1936 के ओलंपिक में साथ साथ खेले भी थे। उनके पिता आर्मी में कार्यरत थे, इस वजह से उनका स्थानांतरण यहाँ वहाँ होता रहता था, जिस वजह से ध्यानचंद की पढ़ाई पूर्ण रूप से नहीं हो सकी। वे बचपन से ही हॉकी स्टिक उस समय उतना उपलब्ध नहीं था, पैसे का अभाव था, तो पेड़ के डाल काट करके उसका हॉकी और कपड़े को लपेट करके गोला बना करके, पेड़ के लकड़ी के डंडे से स्टिक और कपड़े से गोला बना करके वो हॉकी खेला करते थे। हॉकी का जुनून उनके सर चढ़कर बचपन से ही बोल रहा था। एक बार उनके पिता श्री सर्वेश्वर दत्त के डिपार्टमेंट में हॉकी का मैच होने वाला था। मेजर ध्यानचंद अपने पिता से निवेदन किए कि पिताजी, मुझे भी मैच देखने जाना है। बारंबार उनके जिद के वजह से उनके पिता ने मेजर ध्यानचंद के निवेदन को स्वीकार किया और उन्हें मैच देखने के लिए ले गए। जिस टीम की तरफ से वो मैच देखने गए, वह टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद ने कहा अपने पिता से कि मुझे इस हारी हुई टीम के साथ खेलना है। उनके पिता ने अपने पुत्र के प्रस्ताव को अपने अधिकारी के समक्ष रखा और अधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर मेजर ध्यानचंद उस प्रतियोगिता में खेले और 4 गोल अकेले मारकर उस टीम को विजेता बनाया। क्योंकि आर्मी का मैच चल रहा था, सारे आर्मी के ऑफिशियल वहाँ बैठे थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल से काफ़ी प्रभावित हुए और उनको आर्मी में नौकरी के लिए आमंत्रित किया। 16 साल की अवस्था में सन 1922 ईस्वी में पंजाब रेजिमेंट में मेजर ध्यानचंद को
सिपाही की नौकरी में, उस समय वो मेजर नहीं थे। मेरे मुंह से बार बार मेजर इसलिए आ रहा है कि मेजर ध्यानचंद के नाम से प्रसिद्धि है। ध्यानचंद को एक सिपाही की नौकरी आर्मी में मिल गई। सन 1925 ईस्वी में पहला राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता होने वाला था, जिसमें बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, राजपूताना और मध्य भारत आदि की टीमों ने भाग लिया। इसमें मेजर ध्यानचंद की टीम ने प्रतियोगिता में सर्व विजेता रही। इस प्रतियोगिता से मेजर ध्यानचंद को भारतीय टीम में शामिल किया गया। सन 1926 ईस्वी में भारतीय टीम न्यूजीलैंड टूर्नामेंट खेलने गई। न्यूजीलैंड में भारतीय टीम ने कुल 21 मैच खेले। उन 21 मैच में 18 मैच मेजर ध्यानचंद की टीम यानी इंडियन टीम विजेता रही, 1 मैच हारे और 2 मैच ड्रा रहा। इसमें कुल गोल भारतीय टीम ने कुल 192 गोल किए, जिसमें अकेले ध्यानचंद ने 100 गोल किए। 1927 ईस्वी में भारत की टीम लंदन गई। एक फेस्टिवल टूर्नामेंट वहाँ हो रहा था, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम सर्व विजेता रही। इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 72 गोल किए, जिसमें अकेले 36 गोल मेजर ध्यानचंद ने किए। सन 1928 ईस्वी में ओलंपिक गेम्स में पहली बार भारतीय हॉकी टीम को जाना था और मेजर ध्यानचंद का चयन भारतीय टीम में था। भारतीय टीम सन 1928 के ओलंपिक गेम में नीदरलैंड को फाइनल में 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम ने अमेरिका को 23-1 से पराजित किया। जिसमें मेजर ध्यानचंद जो भारतीय टीम के सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी थे और वो हर मैच में अपने टीम को विजेता होने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करते थे। सन 1936 बर्लिन ओलंपिक जिसमें फाइनल ओलंपिक सभी टीमों को पराजित करते हुए भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश की थी और 1936 बर्लिन ओलंपिक के फाइनल मैच जर्मन चांसलर हिटलर की टीम से था। जर्मन चांसलर हिटलर स्वयं फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत मात्र 1 गोल से आगे था। मेजर ध्यानचंद
हाफ टाइम के बाद अपना शूज निकाल दिए और नंगे पैर, हाफ टाइम के बाद मेजर ध्यानचंद नंगे पैर फाइनल मैच खेले और भारतीय टीम 8-1 से 1936 बर्लिन ओलंपिक विजेता रही। हिटलर ध्यानचंद के खेल से काफी प्रभावित था, वो ध्यानचंद से मिलना चाहता था और उन्होंने ध्यानचंद को अपने पास बुलाया। ध्यानचंद से पूछा, आप भारतीय सेना में किस पद पर कार्यरत है? उन्होंने कहा, मैं भारतीय सेना में लांस नायक पद पर कार्यरत है। जर्मन चांसलर कहा, आप जर्मनी में आ जाएं, हम आपको मेजर बना देंगे, हम आपको मार्शल बना देंगे, आप हमारे जर्मनी की टीम से खेलें। मेजर ध्यानचंद एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छे भारतीय नागरिक भी थे। उन्होंने बड़े ही विनम्रतापूर्वक, बड़े ही मीठे भाव से अच्छे आचरण का परिचय देते हुए उन्होंने कहा, हम भारतवासी भारत नहीं छोड़ सकते हैं। भारत देश हमारे लिए सारे जहां से अच्छा है। हमें आपकी मेजर, हमें आपकी मार्शल की नौकरी नहीं, हमें भारत की लांस नायक की नौकरी ही अच्छी है। ये मेजर ध्यानचंद का अपने देश के प्रति लगाव था, अपने खेल के प्रति लगाव था। वो अपने देश को सर्वथा आगे देखना चाहते थे। मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे तो लगता था कि उनके हाथी में बाल चिपकी हुई है। इस वजह से पूरा विश्व उनको हॉकी का जादूगर भी कहता है। नीदरलैंड में हॉकी मैच के दौरान वहां के ऑफिशियल ने कहा कि इनके हॉकी में चुंबक लगा हुआ है और उनके हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया, लेकिन हॉकी स्टिक के अंदर कुछ नहीं निकला, क्योंकि मेजर ध्यानचंद के हॉकी में कोई चुंबक नहीं था। जापान में उनके हॉकी का लैब टेस्ट किया गया, जहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनके हॉकी में कोई चुंबक नहीं, किसी प्रकार का पदार्थ नहीं। उसमें मेजर ध्यानचंद के मेहनत, उनके खेल को दमखम, उनका स्टेमिना, ये उनको हॉकी का जादूगर बना दिया। वो किसी भी मैच में, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में उनकी छवि बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। मेजर ध्यानचंद 3 बार भारतीय टीम से ओलंपिक में भाग लिया और तीनों बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ये उसी महान खिलाड़ी के दिन है कि वर्तमान समय तक ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम का सर्वाधिक पदक है। मेजर ध्यानचंद को दुनिया का कोई भी पुरस्कार दिया जाए वो कम है। मेजर ध्यानचंद को भारत सरकार ने 1956 में पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। मेजर ध्यानचंद की तुलना क्रिकेट के महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन, फुटबॉल के महान खिलाड़ी ब्राजील के पेले से की जाती है। सर जॉन ब्रैडमैन ने सन 1935 में मेजर ध्यानचंद से मुलाकात की, उनका मैच देखा और मैच देखने के उपरांत वो बोले कि मेजर ध्यानचंद हॉकी में गोल ऐसे करता है जैसे कोई क्रिकेट में रन बनाता है। सन 2002 में भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद के नाम से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना प्रारंभ किया। ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पूरी जिंदगी खेल के लिए समर्पित हैं, उन्हें प्रदान किया जाता है। सन 2000 में सबसे पहले 3 लोगों को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सन 2012 में भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया। सन 1914 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने सफई में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण किया, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ी खेलते हैं, पढ़ते हैं और रहते हैं। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में मेजर ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण किया गया। भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद के नाम से डाक टिकट भी जारी किया। समय समय पर हमेशा मेजर ध्यानचंद को याद किया जाता रहा है, उन्हें सम्मान प्रदान किया जाता रहा है। हम समस्त भारतवासी, हम समस्त भारत के खिलाड़ी ये भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि मेजर ध्यानचंद को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने विद्यालय के विद्वान प्राचार्य श्री वी.के. त्रिपाठी सर से निवेदन करते हैं कि वे बच्चों को खेल के महत्व के बारे में समझाएं। आदरणीय प्राचार्य महोदय। आज पूरा भारतवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। यह दिवस हॉकी लेजेंड, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको सम्मान देने के लिए, खेल के प्रति उनके समर्पण के भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस आज बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। कहा गया है, साउंड माइंड प्रोड्यूस्ड इन दी साउंड बॉडी। यदि आपकी शरीर स्वस्थ है, ताकतवर है, सक्षम है, तभी आपका दिमाग भी अच्छा होगा और जो अपेक्षाएं होंगी वो फलवती हो सकती हैं। इसके लिए नितांत आवश्यक है कि खेल कूद, दौड़, एथलेटिक्स, इन सभी कार्यक्रमों को अपने जीवन का एक अभिन्न भाग बनाया जाए। खेल बच्चों की नैसर्गिक मांग होती है। हम आज के रटे रटाए युग में, आज के पेरेंट्स, आज के शिक्षक, आज की शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को खेल से हटा करके सिर्फ किताबी ज्ञान तक, टीवी और मोबाइल तक सीमित कर दिया गया है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य, आँख और विजन बहुत ही खराब होता जा रहा है। बच्चे यहाँ तक कि सुसाइडल केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका मेन मुख्य कारण है खेल और आउटडोर गेम्स, इन सब की कमी होना। बच्चों में टीम स्पिरिट डेवलप करने के लिए, बच्चों में सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप करने के लिए, पूरे वर्ल्ड को के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना जनरेट करने के लिए जब तक टीम स्पिरिट थ्रू द गेम्स नहीं होगी, तब तक पूरा प्रोग्राम, पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट नजर आएगी, वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगी। आज खेल का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना
साइंस पढ़ने वाले के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी एसेंशियल है, उसी तरह से लाइफ जीने के लिए, ज़िंदगी जीवन के लिए खेल और योग का महत्व है। खेल को यदि अपने जीवन में उतार लिया जाए, सुबह जैसे 1 घंटे, शाम में 1 घंटे हर व्यक्ति अपने जीवन में लाए, तो बहुत सारे बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से निजात मिल सकती है। आज देखते हैं एक से एक स्टूडेंट हैं जो दिन भर या तो किताबों में व्यस्त रहते हैं, या तो मोबाइल में, या टीवी में, या मीडिया में। परिणाम हो रहा है कि वो शरीर, उनकी ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, उनकी आंखें खराब हो जा रही हैं, उनके मोटे मोटे लेंस लग रहे हैं। अगर वो बच्चे जैसे हम बचपन में खूब खेला करते थे, बरसात में नहाते थे, भीगते थे, और आपस में कुश्ती करते थे, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, खो खो, फिर चीलो, और पता पता नहीं बहुत सारे कितने कितने गेम हम आपस में, ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में खेलते हुए सीखते थे और एक दूसरे से शेयर करते थे। उसका परिणाम होता था कि हमारे अंदर पारिवारिकता, हमारे अंदर सामाजिकता, हमारे अंदर दोस्ती का भाव उत्पन्न होता था, और शरीर भी हमारा हष्ट पुष्ट रहता था। ये कोरोना जैसी बीमारी का एक चीज़, जैसे ना जाने कितनी बीमारियां पहले आती थी, अब तो बहुत सारी अवेयरनेस है, बहुत सारे इलाज है, फिर भी आज का मानव निसहाय हो गया है इस कोरोना जैसे वायरस के कारण से। ये तमाम वायरस के कारण से उसका मेन रीज़न है कि हेल्दी हेल्दी ना होना, बॉडी का इम्यून पावर स्ट्रांग ना होना। जिन खिलाड़ियों का, जिन लोगों का इम्यून पावर स्ट्रांग है, उनको ये कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी नहीं टच कर सकता। इसलिए आज के जीवन में खेल का बहुत इम्पोर्टेंस है। हम बहुत सारे न्यूज़ में देख रहे हैं, बल्कि ये रिसर्च का विषय हो सकता है। हमारे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, उस क्षेत्र में जो पीएचडी कर रहे हों, उनके लिए रिसर्च का टॉपिक हो सकता है कि एक कोरोना का इफ़ेक्ट, या कोरोना से होने वाली डेथ या कैजुअलिटी, क्या क्या पीटी या स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करने वाले जो फिजिकल वर्क है, उनमें कितने परसेंट तक हुआ है। मेरे समझ से, मेरा अभी तक न्यूज़पेपर या मीडिया के माध्यम से, स्टडी से ऑब्जर्वेशन है कि ऐसी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई हैं जो पीटीज, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, जो रेगुलर हार्ड वर्क करते हैं। हाँ, किसी को बीमारी है, अलग बात है, रेयरेस्ट केसेस में। तो आज की ये कोरोना या कोई अन्य बीमारियाँ इतनी बड़ी नहीं है इस गेम के सामने, एथलेटिक्स के सामने, और अपने शरीर के फिजिकल वर्क के सामने। आज के बच्चों के लिए, आज की महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए खेल, योग और एथलेटिक्स, इन सब का बहुत महत्व है। न केवल स्वयं के लिए, बल्कि समाज के लिए, दोस्तों के लिए, टीम भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खेलों का महत्व बहुत अधिक है। आज पूरे विश्व में चीन, रसिया, अमेरिका, जर्मनी के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे देश भी खेल में, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में, और सारे तमाम सारे एक एकल गेमों में, क्रिकेट में, फुटबॉल में रात दिन अपना प्रदर्शन करते हैं। हमारा भारत अभी खेल के मामले में बहुत पीछे है। यद्यपि सर्वाधिक हॉकी गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद के प्रयत्नों से ही मिल चुका है, लेकिन अभी दूसरा ध्यानचंद पैदा होना बाकी है। क्रिकेट में तो बहुत सारे लीजेंड्स भारत ने उत्पन्न किए हैं। आज क्रिकेट के क्षेत्र में भारत को कहानी बयां करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा विश्व जान गया है भारत की महत्ता को। लेकिन हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, शतरंज, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, कुश्ती, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें और अधिक बहुत ही सुधार की ज़रूरत है। हम 140-130 करोड़ की जनसंख्या में हैं, और यदि 1-2 मेडल लाते हैं तो वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए प्रयास की ज़रूरत है कि गेम्स, स्पोर्ट्स को जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए। एनसीसी एक्टिविटी के माध्यम से, स्काउट्स एक्टिविटी के माध्यम से,
विद्यालय में खेलकूद की भावना से, खेलकूद के कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा सकते हैं। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में हालांकि यद्यपि नई शिक्षा योजना 2020 में आया है कि खेल कूद में यदि कोई छात्र किसी सब्जेक्ट में फेल है और खेल कूद में बहुत अच्छा है तो उसी अनुपात में उसको संगत मार्क दिए जाएं, ये होना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सारे लोग हर फील्ड में, कोई बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा है लेकिन फुटबॉल में बहुत अच्छा है, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन मैथमेटिक्स में कमज़ोर है। परिणाम ये होता है कि वो 10 के बाद पढ़ाई कर ही नहीं पाता। अगर सचिन तेंदुलकर जी को कहा गया होता कि ये बीएससी बीटेक या ग्रेजुएट हों तभी खेलने को मिलेगा, तो सचिन तेंदुलकर जी तो आज क्रिकेट खेल ही नहीं पाते। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा पद्धति में ये लागू करना चाहिए कि जो बच्चा खेल में अत्यधिक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको यदि 1-2 विषय में वो फेल भी है, अनुत्तीर्ण है, तो उसमें उसको भारांक दे करके उसको उत्तीर्ण करना चाहिए, जिससे कम से कम वो आगे की शिक्षा इन कठिन विषयों के माध्यम को उसके डर से कठिन विषयों के परेशानियों को दूर करते हुए कर सके और आगे की ज़िंदगी में, आगे के जीवन में शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई, खेल कूद के साथ साथ अध्ययन का कार्य भी कर सके। जीवन में खेल कूद का महत्व आज के युग में तो बहुत ही बढ़ गया है। आज देखिए गांव के कोने कोने के छोटे छोटे इलाकों से आए हुए क्रिकेटर्स विश्व की मानी जानी हस्तियों में शुमार हो रहे हैं। अच्छी उनको करोड़ों करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं, करोड़ों की संपत्तियां मिल रही हैं। विराट कोहली की जीवनी सब जानते हैं, सब पढ़े हैं, और कि कैसे परेशानियों के बीच में रहते हुए आज वो विश्व के, इंडिया के लीजेंड हैं और अच्छे संपत्ति वाले बने हुए हैं, सर्वाधिक पैसे कमाने वाले खिलाड़ियों में शुमार हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक रांची जैसे, झारखंड जैसे पिछड़े जंगली इलाके से आए और आज विश्व के लिए धोनी का नाम पूरे विश्व के बच्चे बच्चे तक शामिल है। और उन्होंने न केवल नेम फेम अर्जित किया बल्कि आज उन्हें आर्थिक स्थिति भी बहुत ही बेहतरीन धनवान लोगों में गिने जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य न केवल स्वास्थ्य, न केवल सामाजिक समरसता, एकता और टीम स्पिरिट, राष्ट्रीय अखंडता में खेलकूद का महत्व है, बल्कि आज के बच्चे खेल को यदि अपने प्रोफेशन के रूप में ग्रहण कर ले, प्रोफेशन के रूप में इसको एक्सेप्ट कर ले, तो डेफिनेटली उनकी आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की स्थिति बहुत आगे जा सकती है। और इस तरह से आर्थिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और इन सब के बाद आदमी का आध्यात्मिक विकास होगा, आत्मसंतुष्टि होगी। तो निश्चित रूप से समाज में आपस में टकराव और आत्महत्या और जैसी परेशानियां दूर होंगी, लोग निरोग होंगे और भारत एक विश्व का अग्रणी देशों में गिना जाएगा खेल कूद के क्षेत्र में। मेरी शुभकामना है सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की। और मेजर ध्यानचंद जी की जहाँ तक बात आती है, लोग भारत रत्न की बात करते हैं। ऐसे रत्न, ऐसे खिलाड़ी के लिए कितने कितने, अगर एक साथ 100 भारत रत्न दे दिए जाएं तब भी भारत रत्न छोटा हो जाएगा। ऐसे खिलाड़ी मेजर साहब के बारे में हमें जो आइडिया है कि जर्मनी का चांसलर हिटलर जब उनसे कहते हैं कि खेल को देखता है, तो कहता मेरे यहाँ आप शामिल हो जाओ, मैं आपको उच्च पद दूंगा। और आज के कुछ लोग हों, स्वार्थी लोग, तो वो लालायित हो सकते हैं कि अरे हिटलर के पास काम करने को मिलेगा, हमें अच्छी ऑफिसर फौज मिलेगी, पोस्ट मिलेगी। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने तो एकदम हद ही पार कर दी। उन्होंने कहा नहीं, इंडिया हमारा देश है, हम देश के लिए खेलेंगे, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी हो, लेकिन हम देश के लिए खेलेंगे। ऐसे महापुरुष, ऐसे लीजेंड को सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय खेल दिवस। मैं अपने विद्यालय के
वरिष्ठ स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षक श्री CS त्रिपाठी सर से निवेदन करते हैं कि वे फिटनेस एंड वेलनेस, फिट केबियन आदि के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें, जिससे बच्चे लाभान्वित हो सके। आदरणीय त्रिपाठी। सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी, PGT हिंदी, केंद्रीय विद्यालय COD छिवकी, प्रयागराज से। यह कहावत आप सभी ने सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अतः केंद्रीय विद्यालय संगठन फिटनेस एंड वेलनेस तथा फिट केबियन पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इसी के तहत स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान भी चलाया गया है। हमारे विद्यालय के बच्चे संचालन कौशल, लोकोमोटर स्किल के तहत दौड़, रनिंग, एक पैर से दौड़ना, होपिंग, लांघना, स्कीपिंग, चकमा देना, डोडजिंग, कूदना एवं जमीन पर आना, जंपिंग एंड लैंडिंग आदि गतिविधियों में भाग लेते हैं। दूसरी चीज़, क्रिया कौशल में मैनिपुलेटिव स्किल के तहत उछलती गेंद को पकड़ना, कैचिंग एंड रिसीविंग बॉल, छोटी गेंद को दोनों हाथ से पकड़ना, कैचिंग स्मॉल बॉल विद 2 हैंड्स, भुजा के नीचे से बाल फेंकना, भुजा के ऊपर से गेंद फेंकना, गेंद को गिरा कर आगे की ओर मारना, गेंद को हाथों से बार बार पटकना, पैरों से गेंदों को लुढ़काना आदि विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जारी की जाती हैं। इसी के तहत शरीर प्रबंधन कौशल के तहत एक पैर पर संतुलन, सीधी रेखा चाल तथा लंबाई के अनुरूप वजन आदि क्रियाकलाप को कराया जाता है। विद्यालय के PET श्री IB सिन्हा के देखरेख में संपूर्ण गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन में सभी बच्चों का प्रॉपर तरीके से मेडिकल चेकअप, उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना आदि समस्त प्रकार की चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों का शरीर भी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करे, किसी तरीके का कोई कमी न रहे, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस प्रयाग भूमि से, जहाँ से स्वयं ध्यानचंद्र जी का भी विशेष रूप से लगाव रहा है, यहाँ की माटी उनको सैल्यूट करती है। उनको याद करते हुए सभी बच्चे, सभी केवी के लोग उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। साथ ही हम सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि शरीर अगर स्वस्थ है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही निश्चित रूप से शरीर ही समस्त प्रकार की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। अगर शरीर स्वस्थ है तो पठन पाठन, क्रियाकलाप, नौकरी पेशा समस्त प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। इसीलिए विवेकानंद भी इस बात को कहते थे कि गीता के अध्ययन से ज़्यादा जरूरी है
कि आप फुटबॉल खेलें, क्योंकि आपको किसी भी जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आप सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे, सही तरीके से गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएंगे, क्रियाकलाप को संचालित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले खुद को फिट रखिए, अपने आप को फिट रखिए। बाकी इसी तरीके से अगर सभी लोग केवल अपने आप को फिट रखें तो निश्चित रूप से पूरा देश फिट हो जाएगा। आज हम लोगों को इसी चीज़ की शपथ लेनी है कि सभी लोग अपने आप को फिट रखें और उस देश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में लग जाएं। धन्यवाद। जी सर, अब मैं उस बच्ची को बुलाना चाहता हूँ जो हमारे विद्यालय की सबसे कम उम्र में स्कूल नेशनल खेली है, सृष्टि पांडे। सृष्टि पांडे कक्षा 6 में अंडर 14 टीम से KVS नेशनल खेली और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उसका चयन भारतीय केंद्रीय विद्यालय संगठन टीम में किया गया और राष्ट्रीय स्कूली खेलों में केंद्रीय विद्यालय संगठन टीम से सृष्टि पांडे ने भाग लिया। हमारे विद्यालय से 2 और बच्चे जो 8th क्लास के थे, एक 9th, सृष्टि पांडे, आन्या यादव और काजल यादव, 3 बच्चे राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। केंद्रीय विद्यालय, पूरे भारतवर्ष की केंद्रीय विद्यालय से जो 12 टीम बनती है उसमें 3 खिलाड़ी हमारे विद्यालय के रहे हैं। मैं सृष्टि पांडे को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपने विचार को व्यक्त करें। सृष्टि पांडे। नमस्कार, मैं सृष्टि पांडे, कक्षा 7वीं के छात्र, वॉलीबॉल SDFI खिलाड़ी, अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस फिटनेस एट होम अ फीडबैक। वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना से संक्रमित और भयभीत है। आजकल भारतवर्ष में बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है। हम सभी को इससे बचना है। बचाव ही इसकी सुरक्षा है। भारत सरकार द्वारा भारी दिशा निर्देश का पूर्वतः पालन करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें, गर्म पानी और एवं काढ़े का सेवन करें, मास्क लगाए रखें, खान पान में हमेशा भोजन ही करें, खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें, कोरोना टेस्ट करवाए रखें। ऐसा हुआ है, डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग स्वस्थ हैं जिनका इम्यूनिटी पावर मजबूत है, अच्छा है, उन्हें कोरोना जल्दी प्रभावित नहीं करता है। इम्यूनिटी पावर के लिए आप सभी निम्नलिखित उपाय करें। प्रतिदिन सुबह शाम गुनगुना पानी पिएं। प्रातः वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग जरूर करें। फिजिकल एक्सरसाइज करें, सिटअप करें, सीढ़ी पर भी कर सकते हैं, स्कीपिंग घर में या छत पे भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करें, योगासन करें, प्राणायाम करें। बॉडी के प्रत्येक जॉइंट का मूवमेंट होना जरूरी है। उपयुक्त क्रिया जब आप प्रतिदिन करेंगे तो आप सब का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। कोरोना से आप बचे रहेंगे। आप सुरक्षित रहेंगे तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है और कोरोना को अपने हिंदुस्तान से मार भगाना है। जय हिंद।
आज के राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय COD छिवकी प्रयागराज से जुड़ने वाले हमारे मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मी शंकर उपाध्याय अपनी खेल के अनुभव को आप सभी बच्चों से, अध्यापकों से, स्टाफ से शेयर करेंगे। उपाध्याय सर एक ऐसे सामान्य व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक होते हुए भी हमारी भावनाओं का कद्र किया। मैंने एक बार बोला, उपाध्याय सर आपको हमारे विद्यालय के बच्चों को खेल के प्रति अपनी भाषा शैली से प्रोत्साहित करना है। उन्होंने सहज स्वीकार किया। उपाध्याय सर के बारे में आपको बता दूं, उपाध्याय सर NIS कोच है। उपाध्याय सर भारतीय वायुसेना में कार्यरत है। आप भारतीय वायुसेना के सन 2012 से लेकर सन 2019 तक मुख्य प्रशिक्षक थे। आप इंडियन एयरफोर्स के चीफ कोच 2012 से लेकर के 2019 तक रहे हैं। श्री उपाध्याय सर सन 2010 जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें भारतीय एथलेटिक्स टीम के प्रशिक्षक थे। 2011 चाइना में जो एशियन गेम्स हुआ, उसमें भी श्री उपाध्याय सर पुरुष और महिला एथलेटिक्स टीम के प्रशिक्षक रहे हैं। आपकी एक शिष्या जो कि MBBS डॉक्टर है, वो कई वर्षों तक पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय चैंपियन रही है। उपाध्याय जी के छोटे भाई सन 2006 से लेकर के 2011 तक पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। उपाध्याय सर सदैव, चाहे वो किसी भी स्थान का खिलाड़ी हो, भारत सरकार उन्हें भारतीय वायुसेना के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया है। लेकिन अगर उनकी शरण में कोई भी खिलाड़ी आ जाए तो वे उसे लाभान्वित करते हैं। मैं उपाध्याय सर से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी भाषा से हमारे विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित करें। श्री उपाध्याय सर। नमस्कार, जय हिंद। मैं लक्ष्मी शंकर उपाध्याय, एयरफोर्स एथलेटिक्स कोच। हम इंडियन टीम के भी कोच 2006 से 2012 तक थे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुआ था, उस टीम के भी हम इंडियन टीम के कोच थे। केंद्रीय विद्यालय COD छिवकी प्रयागराज के सम्मानित प्राचार्य श्री विनय शंकर त्रिपाठी सर एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षिका और स्टाफगण और हमारे भविष्य, देश के भविष्य विद्यार्थीगण को सभी को इस खेल दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया गया है। इस खेल के प्रति हमारे जीवन में ये खेल कितना अनिवार्य है और ये हमारे देश को कितना प्रबल, कितनी ताकतवर बनाता है। हम अपने शरीर को जब हम फिट रखेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो हमारा पढ़ने में और अन्य कार्य में भी हमारा मस्तिष्क काम करेगा। इसकी पूर्ति हमारे खेल के माध्यमों से होता है।
जिसमें इतने विद्यार्थी हैं, ये अपना कोई भी खेल को चूज कर सकते हैं, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, रनिंग इवेंट, जंप्स, थ्रोज, ये सारे आप इस गेम के द्वारा आपको दो चीज़ मिलेगा। एक तो इस खेल में आप आगे निकलते हैं तो उसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इस खेल के द्वारा आपको एक टारगेट मिलेगा कि हमको इतने घंटे प्रैक्टिस करना है, उससे आपके शरीर, आपकी मांसपेशियां, हर चीज़ स्वस्थ रहेगा, वो ताकतवर बनेगा और स्वस्थ रहेगा, जिससे आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। और आपकी एक नियम, इस खेल के जगत में सबसे बड़ी चीज एक नियम है कि आपको इसको एक समय पर ही, किस समय हमको ट्रेनिंग करना है तो उस समय आपको ट्रेनिंग करना है। और देश के होनहार छात्र छात्राएं खेल के माध्यम से बहुत बहुत आगे गए हुए हैं, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। खेल हमारे जिंदगी जीवन का, खेल हमारे देश का एक बहुत बड़ा माध्यम है जो कि हमको आगे ले जा सकता है। हम सभी लोगों को, शिक्षक हों, शिक्षिका हों एंड ये विद्यार्थी, इसमें आप लोग अपनी विशेष रुचि ले आइए। आप कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, कोई छोटा बनेगा, छोटा भी जो बनेगा उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसके पास किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। इसी के साथ हम इस खेल दिवस के अवसर पर जो इस स्कूल ने मुझको बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए हम सभी को सहृदय से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विशेष भृगुवंशी, कैप्टन इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। आज 29 अगस्त खेल दिवस, जो हमारे देश के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और उनकी याद में ही आज के दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग खेलों से जुड़ें, और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेलों के बारे में, खेल दिवस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इनका क्या इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। खेलों के जरिए हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे परिवार के बाकी लोगों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही एक जरिया है, खेल ही एक जरिया है जिसके थ्रू हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, कई नए तरह के दोस्त मिलते हैं, कई नई तरह के, आप समझिए कि एक दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है, दोस्ती यारी, कई तरह के, मतलब खेलों के जरिए मित्रता, और ये हर तरह का नया एक रोमांच आप कह सकते हैं। खेलों में नए नए तरह के रोमांच होते हैं, कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो मेरा बस यही आपसे एक गुजारिश है और एक कहना है कि आप लोग खेलों से जुड़ें, ग्राउंड स्पोर्ट्स में आएँ, खेलें। आज के जनरेशन में हमारी जो जनता है वो मोबाइल और मोबाइल गेमिंग्स और लैपटॉप गेमिंग्स में बहुत जा रही है, और लोगों को अपनी फिटनेस और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रह गया है। तो मैं आप सभी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ग्राउंड स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन एक गेम ज़रूर खेलें, और डेली 1 से 1.5 घंटा अपने खेल के ऊपर बिताएं, और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ जुड़ा हूँ और अपने जीवन और खेलों के महत्व के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और
आप भारत सरकार के द्वारा जारी की गई मुहिम खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इन सभी के जरिए भी खेलों से जुड़ सकते हैं और खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं अंत में अपने विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री नीरज श्रीवास्तव, पीजीटी कंप्यूटर साइंस सर से निवेदन करता हूं कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स प्रदान करें। श्री नीरज श्रीवास्तव सर। आज नेशनल स्पोर्ट्स दिवस के उपलक्ष्य में किए गए सभी कार्यक्रमों के प्रति मैं अपने प्राचार्य महोदय श्री विनय कुमार त्रिपाठी एवं श्री IB सिन्हा सर, खेल शिक्षक एवं सभी अध्यापक, सभी हमारे शिक्षक साथी एवं स्टाफ और सारे बच्चों का, सभी बच्चों का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लिया, मैं उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं सभी को। धन्यवाद।